इतिहास के पन्नों में एक सच्चाई दबी हुई है जिसे भुला दिया गया है, या यूं कहो कि उसे हमें भूलने पर मजबूर किया गया है। हमें बताया जाता है कि साल 1835 में एक अंग्रेज मैकेले ने भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। मानो वो जताना चाहते हैं कि इससे पहले भारतीय भूमि पर अज्ञानता थी, लेकिन सच्चाई इससे कई गुना ज्यादा अधिक जटिल, समृद्ध और चौंकाने वाली है। ये वीडियो भारत की उस शिक्षा व्यवस्था की पड़ताल है और उस इतिहास के मद्देनजर बनाई गई है जो हजारों सालों तक फली फूली, जिसने दुनिया को शून्य दिया, दशमलव दिया, जिसके विश्वविद्यालयों में चीन से लेकर, कोरिया से लेकर, अफ्रीका से लेकर यूरोप के लोग 50 से भी ज्यादा विषय एट अ टाइम पढ़ने के लिए आते थे, और इतनी उन्नत सिस्टम को एक सुनियोजित तरीके से ध्वस्त किया गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि असली इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या था और भारतीय गुरुकुल उस समय कैसे कार्य करते थे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है द नॉलेज में। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई। आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर, और अगर आप यहां पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस दुनिया में ओनली नॉलेज इज एवरीथिंग। भारत का वैदिक युग से मध्यकालीन युग, जिसे कहते थे गुरुकुल, ये था हमारी शिक्षा का पहला मॉडल। और भारतीय शिक्षा प्रणाली का यह पहला मॉडल वैदिक युग में, यानी कि करीब 1500 से 2000 बिफोर क्राइस्ट, यानी आज से करीब 5000 साल पहले तक जाता है। गुरुकुल में छात्र को शिष्य कहा जाता था, जो अपने गुरु के आश्रम में ही रहते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में आज के स्कूलों की तरह 9 से 5 बजे तक की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी। उस शिक्षा प्रणाली में खासकर सूर्योदय के पहले उठना, योग ध्यान करना, दिन में अध्ययन करना, शाम में चर्चा और तर्क वितर्क करना और रात्रि में स्वाध्याय करना शामिल था। और इस शिक्षा प्रणाली की खास बात यह थी कि यहाँ पर राजा का पुत्र और किसी गरीब ब्राह्मण का बेटा एक साथ भोजन करते थे, एक साथ रहते थे और एक साथ ही पढ़ाई करते थे। 2000 साल पहले चाणक्य के आश्रम में चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक साधारण परिवार से आते थे, जो बाद में भविष्य के सम्राट बने, वो भी गुरुकुल में बहुत साधारण तरीके से और उनके समय के राजाओं के पुत्र के साथ ही पड़े बड़े थे। और सामाजिक समानता का उस वक्त दिया गया ये प्रयोग आज का आधुनिक समाज और आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली आज तक हासिल नहीं कर पाई है। यहाँ पर केवल धार्मिक और अनुष्ठानिक शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि यहाँ पर दी जाने वाली शिक्षा समग्र जीवन लक्ष्य थी। और उस जमाने में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से 3 प्रकार की शिक्षाएं भारत में दी जाती थी, जिसमें पहली थी त्रयी, जिसमें वेद, उपनिषद और दर्शन आते थे। वेदों और उपनिषदों में विज्ञान का भी समावेश हो जाता था। उसके बाद दूसरा था आन्वीक्षिक, जिसमें तर्कशास्त्र और न्याय आते थे, यानी कि फिलोसॉफी और लॉ। और तीसरी थी वार्ता, जिसमें कृषि, पशुपालन और व्यापार आता था। और इन तीनों के अलावा एक चतुर्दश विद्या थी, जिसमें आता था मैथ्स, ज्योमेट्री, अंक गणना, छंद और ज्योतिष। हमारे भारत में आज से करीब 2500 साल पहले जो पाणिनि हुए, उनका अष्टाध्यायी, जो संस्कृत व्याकरण का महाग्रंथ है, वो इतना वैज्ञानिक और सटीक है कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान इसे प्रोग्रामिंग भाषाओं के विकास करने में उपयोग करता है। और नासा ने भी इसकी सराहना की है, समर्थन दिया है। उस जमाने में तक्षशिला, नालंदा और कई सारे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। तक्षशिला की स्थापना 700 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि आज से करीब 2500 साल पहले हुई थी। और ये तक्षशिला केवल एक संस्थान नहीं या एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि ज्ञान का एक पूरा शहर था, जहां पर 300 से ज्यादा व्याख्यान दिए जाते थे, 68 अलग अलग विषय सिखाए जाते थे, और एक ही साल में, एक ही बार में 10,000 से ज्यादा छात्र इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट भी शामिल थे। और इसमें प्रवेश के लिए कठिन परीक्षा भी ली जाती थी। ऋषि चरक, जो शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के महान नायक कहे जाते थे, वो भी यहीं से पढ़े थे। यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी की शिक्षा भी उस जमाने में दी जाती थी, और आयुर्वेद की तो 8 शाखाएं थी। चौंकाने वाली बात बताऊं दोस्तों, तो तक्षशिला में उस वक्त इंटरनेशनल स्टूडेंट की संख्या, यानी कि विदेशी छात्रों की संख्या 40% थी, जो चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, बेबीलोन और ग्रीस के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स थे। और 60% स्टूडेंट्स अखंड भारतवर्ष से आते थे। और ये एंट्रेंस एग्जाम इतनी कठिन थी कि जिसका पासिंग रेशियो 10% था, यानी कि अगर 10 लोग इंटरनेशनली ये परीक्षा देते हैं तो उनमें से सिर्फ एक को ही एडमिशन मिलेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो हजारों साल पहले बनी इस यूनिवर्सिटी में 9 मंजिला सिर्फ पुस्तकालय था। जी हाँ, 9 माले की बिल्डिंग सिर्फ पुस्तकों से भरी थी, जहां पर 3 लाख से अधिक पुस्तक थे।
और यहाँ पर 2000 से ज्यादा प्रोफेसर पढ़ाते थे, 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एट अ टाइम पढ़ते थे और 100 से अधिक बड़े सेंट्रल हॉल थे, 300 से ज्यादा कमरे थे और 6 विशाल मंदिर भी थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए दी जाने वाली एंट्रेंस एग्जाम के लिए उस वक्त के एक चीनी यात्री हिंग सांग अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मैं नालंदा में 15 साल तक रहा और यहाँ पर दी जाने वाली प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन थी कि 10 में से 7 से 8 छात्र असफल हो जाते थे और 2 से 3 को ही एडमिशन मिलता था। इतना ही नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी में जो द्वारपाल थे यानी कि गेटमैन, वो भी शास्त्रार्थ करते थे। आपको बता दें कि साल 1193 में खिलजी ने भारतीय परंपरा, संस्कृति और पूरे ज्ञान को मिटा देने के लिए, हमें हमारी जड़ों से काट देने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी का 9 मंजिला पुस्तकालय ही जला दिया था और कहा जाता है कि इसमें रखे पुस्तक महीनों तक जले थे। नालंदा और तक्षशिला के अलावा भारत में और भी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज थी, जिसमें से एक विश्वमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार में थी, जो तांत्रिक बौद्ध धर्म का केंद्र थी और जहां पर एट ए टाइम 8000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और एक थी वल्लभी विश्वविद्यालय जो गुजरात में थी। इसके बाद थी औदंतपुरी विश्वविद्यालय, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय और भी बहुत सारी। यूं कहो कि उस समय पूरा भारत गुरुकुल और इन विश्वविद्यालयों से बुना हुआ था और इसी के कारण उस वक्त भारत इतना प्रसिद्ध, इतना उन्नत और इतना सफल था कि जो सोने की चिड़िया कहा जाता था और जिसे विश्व गुरु भी कहते थे। और इस विश्व गुरु को बहुत ही घिनौनी साजिश से, षड्यंत्र से जानबूझकर गिराया गया। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें भारत पर राज करना था, लेकिन ये उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैकेले नाम से जाने जाने वाला अंग्रेज भारत के अलग अलग क्षेत्र में कई जगह पर घूमा और उसने कहा कि मैंने भारत भर में यात्रा की और मुझे एक भी व्यक्ति यहाँ पर भिखारी नहीं मिला, चोर नहीं मिला। इस देश में मैंने इतना पैसा, इतनी संपदा देखी और इतने उच्च नैतिक मूल्य देखे कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये सब देखकर मुझे नहीं लगता कि हम इस देश को तब तक जीत सकेंगे जब तक हम इसके रीढ़ की हड्डी को तोड़ ना दे। और यह रीढ़ की हड्डी है इस देश की आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत। और मैकेले ने अपने अंग्रेज अफसरों से कहा कि हमें भारत में ऐसे वर्ग तैयार करने होंगे जो हमारे और इन लाखों लोगों के बीच दुभाषिए का कार्य करे। उन्हें खिताब दो, उन्हें रॉबिनहुड, नाइटहुड ऐसे नामों से नवाजित करो और इन लोगों को वर्गों में बांटो, उनको लेवल्स दो और ये लोग रक्त से तो भारतीय हो लेकिन रुचि से, विचार से, नैतिकता से और बुद्धि से अंग्रेज हो। और ऐसे लोगों को तैयार करने के बाद हमें इस देश की एजुकेशन सिस्टम जो गुरुकुल है, इस पर प्रहार करना पड़ेगा, क्योंकि उसे बदले बिना हम इस देश पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैकेले ने कहे ये शब्द सह वाक्य उस वक्त के उसके लोग यानी कि अंग्रेज समझ गए और उसी को ही इस देश की नई एजुकेशन सिस्टम बनाने का जिम्मा सौंप दिया। और उसके बाद हमारे साथ जो हुआ वो एक अलग विषय है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। और तब तक आप उसमें कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, उसके बारे में नया कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट जरूर करें और बने रहे द नॉलेज के साथ। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।